हमारे मुख्य अतिथि जो कुछ टेक्निकल कारणों से अपने विचार रखते रखते कट गए, श्रीमान अरुण कुमार सिन्हा जी। प्रस्तावना भाषण अच्छा दिया श्रीमान वेद प्रकाश शुक्ला जी ने। महामंत्री श्रीमान राम सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर की जी, श्रीमान जनार्दन सिंह जी, जो भी बंधु इसमें जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, ये नए युग की टेक्निक है, पुराने लोग जल्दी हो नहीं पाते हैं और कुछ नेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो इस नाते हम उनको पूर्ण इसमें सम्मिलित मानते हुए और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। यह अखंड भारत संकल्प सप्ताह हम सबको स्मृति बनी रहे कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक था और किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कहाँ कैसे कटता चला गया, ये एक स्मरण रहे। इस उद्देश्य से हमारा संगठन और हमारे मातृ संगठन के तत्वावधान में जितने संगठन हैं उसमें से बहुत सारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा देश में। लेकिन यह भी याद रहे कि 15 अगस्त को हम आज़ाद जरूर हुए थे, लेकिन 14 अगस्त को हमारे हाथ कट करके पाकिस्तान पहले बन गया था, भारत बाद में आज़ाद हुआ था। बंधुओं, सीमा जागरण मंच का जो कार्य है, सीमा का मतलब हम केवल चाइना का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर न समझें। सीमा एक सीमा रेखा जो है, जैसे हमारे घर का भी सीमा होता है, हमारी बाउंड्री होती है, तो हम बाउंड्री के बाद भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। उसी प्रकार से देश सुरक्षित रहे। और हम जिस भाईचारा और हिंदुत्व की बात करते करते बहुत ज़्यादा छूट दे दिए और उसके माध्यम से देशद्रोही उसका कितना दुरुपयोग किए कि नेपाल तो हमारा हिंदू राष्ट्र था, विश्व का एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र था। धर्म के आधार पर ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, लेकिन भारत आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया। और लेकिन नेपाल तो घोषित हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में भारत में आने के लिए सारी सीमाएं खुली हुई थी। खेती बाड़ी हर चीज, केवल आदमी पैदल चला जाता था हर तरह से, और इसका नाजायज फायदा उठाया राष्ट्रद्रोहियों ने। जिस प्रकार से चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे गुजरात का बॉर्डर हो, जहां पर हमारी सेना दिन रात सीमा की रखवाली करती थी, आतंकवादी घुसते थे, गोलियों से उनका स्वागत करती थी, तो इसका लाभ उठाया इन विधर्मियों ने। नेपाल को बनाया केंद्र। सबसे पहले पूरे नेपाल की सीमा पर, जितना ये 800 किलोमीटर के लगभग है, पूरे सीमा पर हम जानते हैं कोई गांव नहीं बचा होगा कि जहां पर ये कोई न कोई मदरसा या कोई न कोई मस्जिद न बन गया हो। और बनता कहाँ था? दोनों के बीच में जो नो मैंस लैंड होता है, जहां पर वो जो दोनों के का कॉमन जगह होता है, जहां पर ये तय होता है कि इसमें कोई निर्माण नहीं करेगा, तो उसमें वो ऐसे बनाते थे भारत में कि मुंह तो भारत में होता था और उसका पिछवाड़ा खुलता था नेपाल में। हम ये संगठन इस पर बड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि इस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि सरकारें भी ऐसी थी कि उसमें उनको पूरी प्रकार से छूट थी। बॉर्डर की राजनीति भी केवल माफिया ही करते थे। माफिया, तस्कर, नंबर 2 के जो लोग होते थे, उनके हाथ में राजनीति थी। पुलिस के माध्यम से वो पूरा वो करते थे। उनके माध्यम से जो ये पाकिस्तान और चाइना के जो एजेंट होते थे, तो ये लोग दिखाने के लिए छोटा काम करते थे। कहने के लिए तो जंगल की लकड़ी काटते हैं, एक आध बोरी खाद इस पार से उस पार कर देते हैं। देखने में लगता है कि जैसे ये 200-400 रुपया कमाते हैं और पुलिस को महीना देते हैं। और पुलिस का खास आदमी मुखबिर बनने के बाद वो आदमी राष्ट्रद्रोही शक्तियों के लिए काम करने लगता है। उन्हीं मस्जिदों में, मस्जिद हो मदरसे हो, इसका हम विरोध नहीं करते, तो कोई करेगा, लेकिन जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, वहां पर होने की क्या जरूरत है? और उसमें मकतब में आते थे पढ़ने लड़के, कश्मीर के नाम पर, कश्मीर से और कहां से,
आते थे, पढ़ते थे और पढ़ाने वाले भी वहीं से आते थे। लेकिन जब हमारी सीमा पंजाब और गुजरात की सीमा पर राजस्थान जब टाइट होती थी कश्मीर में, तो वो सीधे काठमांडू हवाई जहाज से उतरते थे और काठमांडू से बस से आते थे नेपाल सीमा पर, उन्हीं मदरसों में खेत के रास्ते आकर के वो शरण पाते थे और वहाँ से सीधे उनके जो लोग थे, एजेंट थे, उनको नौतनवा के रास्ते या सीमा पर जितने भी वो बड़े सेंटर हैं उसके रास्ते ट्रेन और बस से आराम से उनको दिल्ली, पंजाब या जहाँ भी उनका गंतव्य लक्ष्य होता था वहाँ पर पहुँचा देते थे। इस उद्देश्य से जब इस पर जांच पड़ताल किया गया, पता चला कि ये सारे सेंटर ये राष्ट्रद्रोही सेंटर बनते जा रहे हैं और ये हमारी सीमा असुरक्षित है। और हम बता दें आपको कि पाकिस्तान से हमें शुरू से भी उतना खतरा नहीं था पाकिस्तान से, लेकिन उसके पीछे जो शक्तियां लगी थी, सबसे ज़्यादा खतरा हमें शुरू से चाइना से था। क्योंकि जब मैं काम करने गया 90 से, तब से देख रहा था कि वहाँ पर तो अंधेर मचा हुआ था। मैं अपने यहाँ का एक प्रमाण के रूप में रख रहा हूँ, ये पूरे सीमा का ये हाल था कि पुलिस की गाड़ियों से तस्करी होती थी, कस्टम पुलिस ये मिल करके ये लोग सारे गलत काम को साथ देते थे। बैलगाड़ी में AK-47 बरामद हुआ था, बैलगाड़ी से AK-47 आ रहा था, बरामद हुआ। पुलिस लाइन का सिपाही कारतूस बेचते हुए पकड़ा गया, नेपाल भेज रहा था। तो बंधुओं, ये इसमें बहुत बड़ी संख्या वो है, बहुत हद तक हम लोग इस पर संघर्ष किए। अच्छी बात थी कि हमारी जब सरकार बनी थी माननीय अटल जी के नेतृत्व में, माननीय आडवाणी जी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ जी का भी काफ़ी इसमें सहयोग मिला जो बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा था। और उसकी देन है कि आज नेपाल सीमा पर SSB लगी, नहीं तो SSB लगने का कोई सवाल ही नहीं था। वहाँ तो लगता था जैसे हम दोनों एक हैं। और होते होते स्थिति आ गई कि हम थोड़े सुरक्षित जरूर हुए, लेकिन उस सेंटर को छोड़ करके वहाँ पर गोलीबारी केवल इस नाते नहीं होता है कि ये उनका मार्ग है और इनका शांति क्षेत्र है। ये सेंटर हमारे सब जगहों पर जितने कस्बे हैं सब वो उनके पनाहगार बन गए हैं। योजना रचना यहाँ बनती है, सीमा पर काम कैसे होता है ये सब लोग जानते हैं। इन सबको भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में कार्य कर रहे हैं, संगठन खड़ा हो रहा है और हमें विश्वास है कि एक न एक दिन ऐसे तो हमारे प्रांत का जो राष्ट्रभक्त और सजग नागरिक है वो इधर से भी कोई घुसपैठ नहीं होने देगा। हम हर प्रकार से SSB को, प्रशासन को सहयोग करेंगे, हमारे लोग सहयोग करेंगे। हम राजनीति में किसी को नहीं मानते, किसी पार्टी का हो कोई वो हो, लेकिन वो व्यक्ति राष्ट्रभक्त होना चाहिए। और यही सीमा जागरण मंच का उद्देश्य है कि आप देश के प्रति पहले वफादार बनिए। जात धर्म पार्टियां सब छोटी हैं, देश बड़ा है, देश महान है और हर बलिदान देश के लिए कम है। आज सीमा जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित इस अखंड भारत संकल्प सप्ताह के इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आगे बढ़े, खुशहाल हो और आप सभी कोरोना से हर प्रकार से सुरक्षित रहते हुए देश के खुशहाली में सहयोगी बने, सहभागी बने। आप सबके प्रति मैं मंगलमय भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।